कैसे हैं आप। आशा करता हूं खुश होंगे और हेल्दी होंगे। आज हम इस सेशन में जिस रेमेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेमेडी है और उसके बिना समझिए मटेरिया मेडिका और होम्योपैथी इनकम्प्लीट है। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर चौधरी। उन्होंने क्या बोला था, टू राइट मटेरिया मेडिका विदाउट एलोसोकोट्रिना इज़ टू राइट ए नोवेल विदाउट ए हीरो। तो आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो में हम किस रेमेडी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी, एलोसोकोट्रिना। तो दोस्तों, एलोसोकोट्रिना एक बहुत ही ज़्यादा लीडिंग रेमेडी है होम्योपैथी की। उसी के बारे में, उसके पूरे डिटेल्स, उसकी PQRS सिम्टम और उसका मेन एक्शन कहाँ कहाँ पे काम करता है, ये सारी चीज़ें आज हम इस रेमेडी में पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। स्वागत है आपका हमारे चैनल रैपिड क्योर में। चलिए आज की रेमेडी पढ़ते हैं। दोस्तों, आज की रेमेडी है एलोसोकोट्रिना। एलोसोकोट्रिना का नाम कैसे पड़ा? एलोज एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है एलोक, उसका मतलब शाइनिंग बीटर सब्सटेंस। और सोकोट्रिना एक आइलैंड था जहाँ पे ये प्लांट सबसे ज़्यादा पाया जाता था, इसलिए इसका नाम एलोसोकोट्रिना बना। इसका सोर्स है वेजिटेबल किंगडम। सिनोनिम इसका है सोकोट्राइन। एलोज फैमिली लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। प्रूवर इसके डॉक्टर हेल्बिग। और उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए थे डॉक्टर हेरिंग और उनके फ्रेंड्स, उनके कलीग्स। दोस्तों, इसकी मायाज़म की बात करें ये रेमेडी की, तो सोरा मायाज़म होता है, टेम्परामेंट लिम्फेटिक और उसके साथ हाइपोकॉन्ड्रिकल टेम्परामेंट होता है। थर्मली एलोसोकोट्रिना के पेशेंट काफ़ी हॉट होते हैं तो इसका थर्मल्स हॉट होगा। इसके जो पर्टिकुलर्स ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्ट करती है, तो रेक्टल कंप्लेन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एब्डोमिनल कंप्लेन, GIT कंप्लेन, फीमेल कंप्लेन, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस रेमेडी की। तो हम सारे ये कंप्लेन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले जनरल सिम्टम से। इसका प्रिपरेशन कैसे हुआ, तो जनरली जो एलोवेरा होता है एलोसोकोट्रिना, उसके जो प्लांट के लीव्स होते हैं उसके जूस से एक्सट्रैक्ट करके इसके मदर टिंचर को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद इससे फर्दर डाइल्यूशन फॉर्म में चेंज किया जाता है। ये एक्सटर्नल भी इस मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं। समझिए कहीं पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाए और वो काफ़ी पेनफुल हो, वहाँ पे एक्सटर्नली हम इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं, काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है। उसके बाद ये हम देते किसको हैं? ओल्ड पीपल को देते हैं, जनरली हाइपोकॉन्ड्रिक पेशेंट जो अपनी सिम्टम्स को काफ़ी एक्सेजरेट करके बताते हैं और क्लिनिक में आते ही बहुत ही ज़्यादा वो बढ़ा चढ़ा के अपने पेशेंट वो सिम्टम को बताते हैं। ऐसे पेशेंट को जनरली हम ये प्रिस्क्राइब करते हैं। साथ में ही बहुत बार ऐसे भी पेशेंट आते हैं जो इंडोलेंट होते हैं, अपने सिम्टम को सही से बताते नहीं हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं। जनरली वीमेन जो घर में किसी काम को करती नहीं है, चुपचाप बैठी रहती है, लड़कियां जो किसी काम में जिनका मन नहीं लगता है, फिजिकली मेंटली दोनों वीक होते हैं, वो बच्चे वो लड़कियां, ऐसे लोगों को ये जनरली मेडिसिन दी जाती है। क्योंकि फिजिकल और मेंटल वर्क ना करने की वजह से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीने की वजह से उन्हें ये सारी कंप्लेन होती है। रेक्टल कंप्लेन, हेमोरॉइड की कंप्लेन और भी बहुत सारी कंप्लेन होती है। तो ऐसे पीपल को ये रेमेडी प्रिस्क्राइब करते हैं। फार्माकोडायनेमिक्स एक्शन की बात करें कि ये कहाँ कहाँ पे काम करती है ये मेडिसिन, तो जनरली ह्यूमंस के वेन्स पे ये काम करती है, साथ में ब्लड वेसल्स में काम करती है, पोर्टल सिस्टम में काम करती है। इसका सबसे ज़्यादा एक्शन रेक्टम में होता है, फिर स्किन में होता है, हेड में होता है, नर्वस सिस्टम में, ये सारी जगह पे इसका ज़्यादा एक्शन होता है। उसके बाद इसकी मेंटल की हम बात करें तो मेंटली एलोसोकोट्रिना के पेशेंट कैसे होते हैं, तो मेंटली बहुत वीक होते हैं एलोस के पेशेंट। वो कोई भी काम करना नहीं चाहते हैं, वो चुपचाप जहाँ बैठ जाते हैं वहीं बैठे रहते हैं, पूरे दिन वहाँ पे टाइम पास कर लेंगे। उनसे आप कहिए कि ये काम कर दो या कुछ भी कर दो तो वो उस बात को टालते रहेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे। उन्हें कोई भी काम करने के बाद इतना ज़्यादा थकावट लगता है, इतना थक जाते हैं कि वो अपने आप को ऐसे शो करते हैं कि अब बस मुझसे कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद ज़रा भी काम कर लेने के बाद काफ़ी फटीग हो जाते हैं। उन्हें पेशेंट को अगर कोई भी कंप्लेन हो, लाइक रेक्टल कंप्लेन हो, फॉर एग्जांपल हेमोरॉइड्स हो, तो अपने कंप्लेन से वो खुद परेशान हो जाता है। वो डॉक्टर को भी दिखाने नहीं जाता है पेशेंट, अपने आप पे चिढ़ होने लगती है कि आखिर मुझे ऐसा बीमारी क्यों हो रहा है।
मैंने क्या किया है, जबकि वो जानता है कि उसके सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हुआ है, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करता है और अपने आप पे ही एंग्री होता है कि मैं क्यों बीमार हो गया, मैं क्यों डॉक्टर को दिखाने जाऊँ। ये सारी कंप्लेन उसका मेंटल सिम्टम में कवर होता है। उसके बाद अगर हम इसके पर्टिकुलर्स की अगर बात करें तो स्टार्ट हेड से करते हैं और एक्सट्रीमिटीज़ तक जाते हैं। तो इसके हेड कंप्लेन की बात करें तो जनरली ये पेशेंट में हेडेक पाया जाता है और वो हेडेक अल्टरनेट होता है, हेडेक अल्टरनेट विथ लम्बाइगो। इनका जब हेडेक होगा तब उसके जस्ट बाद से लम्बाइगो होगा, लोअर बैक पेन होगा, फिर लोअर बैक पेन से आराम मिलेगा, फिर हेडेक स्टार्ट होगा। तो ये अल्टरनेटिंग सिम्टम इनके हेड में देखा जाता है। फिर जब भी वो स्टूल पास आउट करते हैं उसके जस्ट बाद हेडेक हो जाता है। मतलब हेडेक शुड कम जस्ट आफ्टर पासिंग स्टूल। आइज़ की बात करें तो आइज़ में बहुत ही ज़्यादा हैवीनेस देखने को मिलता है। पेशेंट सोचते हैं कि वो अपनी आंखें आधा बंद ही रखें हमेशा, इसलिए वो अपनी आंखें आधा बंद करके रहते हैं, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करना चाहते, हमेशा सुस्त रहते हैं, इसलिए आधी आंखें वो बंद करके रहते हैं। उनको ये जो आइज़ का सर्कल है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस और पेन फील होता है। फिर उन्हें जो विज़न होता है वो येलोविश होता है, उन्हें चीज़ें पीली कलर की दिखाई देती है। उनके डीप ऑर्बिट में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, जैसे सुई चुभोई जा रही है, निडल लाइक सेंसेशन होता है, उन्हें डीप ऑर्बिटल पेन होता है। अब बात कर लेते हैं इस रेमेडी के नोज़ कंप्लेन के बारे में। तो जनरली कोल्डनेस ऑफ द टिप ऑफ द नोज़ पाया जाता है पेशेंट के। नाक का ये जो टिप है यहाँ पे हमेशा कोल्डनेस सेंसेशन होता है पेशेंट को। फिर एपिस्टेक्सिस होता है, नाक से ब्लीडिंग होती है। कब होती है? जब भी वो सो के सुबह सुबह उठता है तो उसके नाक से खून निकलता है। तो एपिस्टेक्सिस इन द मॉर्निंग जस्ट आफ्टर वेकिंग अप, ये सिम्टम पाया जाता है नोज़ कंप्लेन ऑफ एलोसोकोट्रीना के पेशेंट में। उसके बाद बात कर लेते हैं माउथ कंप्लेन की। तो माउथ में जो पेशेंट का लिप्स रहता है वो क्रैक्ड रहता है, ड्राई रहता है। उसके बाद अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो वेरिकोज टाइप ऑफ कंडीशन, वेरिकोज वेन जैसा कंडीशन दिखाई देगा फेरिंग्स रीजन में। उसके टॉसिसिटी होता है वहाँ पे वेन्स की। स्टमक रीजन की अगर बात करें तो वहाँ पे पेशेंट को एवर्जन होता है मीट से, मीट खाना पसंद नहीं करता है, किसी भी टाइप का मीट पेशेंट को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है खाना। पेशेंट सबसे ज़्यादा पसंद करता है जूसी थिंग्स खाना, जो भी फ्रूट्स होते हैं, जूस होता है, वो सारा चीज़ पेशेंट को काफ़ी अच्छा लगता है। एलोसोकोट्रीना का पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ऑयली चीज़ों से काफ़ी दूर रहता है, ऑयली नहीं खाता है, फिर भी उसके रेक्टल कंप्लेन बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जब भी वो खाता है जस्ट आफ्टर ईटिंग पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा फ्लैचुलेंस होता है। फ्लैचुलेंस कार्बोवेज के फ्लैचुलेंस से इसका फ्लैचुलेंस थोड़ा सा कम होता है, बट सल्फ़र के फ्लैचुलेंस से एलोसोकोट्रीना का फ्लैचुलेंस काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। इसलिए स्टार्टिंग में अगर एक्यूट कंडीशन हो तो सल्फ़र प्रिस्क्राइब करिए, उससे ज़्यादा अगर क्रॉनिक हो तो एलोसोकोट्रीना प्रिस्क्राइब करिए। उसके बाद दूसरी स्टमक कंप्लेन की बात कर लेते हैं। तो पेन इन द पिट ऑफ स्टमक, ज़रा भी अगर पेशेंट को थोड़ा भी अगर पेट से अपने छेड़खानी किया, ज़रा भी दबाया इधर उधर, तो उसका जो नाभि का एरिया होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन होने लगता है उसको। एब्डोमिनल कंप्लेन की बात करें तो पल्सेटिंग पेन अराउंड द नेवल एरिया, उसके नाभि के एरिया के पास पल्सेटिंग टाइप ऑफ पेन होता है जो कि एग्रीवेट होता है प्रेशर से, अगर प्रेशर देंगे तो एग्रीवेशन होगा। लीवर के रीजन में फुलनेस पेशेंट को होता है, हमेशा लगता है कि फुला फुला है लीवर के रीजन में। एब्डोमेन काफ़ी ज़्यादा हेवी रहता है, फुल रहता है, ब्लॉटेड रहता है। पेशेंट को सेंसेशन होता है एक आप समझिए जो हिप बोन है, हिप बोन का आगे का जो एरिया होता है सबसे नीचे, उसे हम सिम्फाइसिस प्यूबिस बोलते हैं, और पीछे का एरिया सबसे नीचे वाला जो बोन होता है उसे ऑस कॉक्सीजियस बोलते हैं। तो सिम्फाइसिस प्यूबिस और ऑस कॉक्सीजियस के बीच में पेशेंट को लगता है कि एक प्लग का फॉर्मेशन हो गया है, ऐसा उसे सेंसेशन होता है। उसके बाद जब भी वो फ्लैचुलेंस करता है, जब भी वो फ्लैटस पास आउट करता है तो काफ़ी ज़्यादा बर्निंग होता है। उस बर्निंग की वजह से पेशेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। उसका रेक्टम का जो एरिया होता है काफ़ी ज़्यादा जलता है, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। रेक्टम मेन स्पेसिफिक रेक्टम की अगर बात करें, रेक्टल कंप्लेन क्या क्या होता है पेशेंट को, तो बियरिंग डाउन पेन होता है रेक्टम में। उसके बाद ब्लीडिंग हेमोराइड्स, जब भी वो स्टूल पास आउट करने जाता है तो ब्लीड होता है कभी कभी, जब कॉन्स्टिपेशन काफ़ी दिनों तक रहता है उसके बाद ब्लीडिंग होता है, जो कि
एमुलरेट होता है कोल्ड वाटर से। जब कोल्ड वाटर अप्लाई करता है तो एमुलरेट होता है, और जब भी वो हेडेक होता है वो टाइम पे कोल्ड वाटर भी एमुलरेट नहीं करता है, उस समय हेडेक अल्टरनेट करता है हीमोराइड ब्लीडिंग पाइल्स से। जब ब्लीडिंग पाइल्स होगा हेडेक नहीं रहेगा, जब ब्लीडिंग पाइल्स चला जाएगा तो हेडेक आ जाएगा। उसके बाद पेशेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है दोस्तों कि वो रियली में गैस पास आउट कर रहा है या फिर स्टूल पास आउट कर रहा है, क्योंकि उसका जो स्पिंक्चर होता है उस पर कंप्लीट कंट्रोल खो दिया रहता है, उसे मालूम नहीं चलता है कभी भी वो स्टूल पास आउट करे तो वो कन्फ्यूज़न काफ़ी उसको रहता है कि आइदर ही इज़ पासिंग गैस और ही इज़ पासिंग स्टूल। उसके बाद ज़रा भी इफ़र्ट नहीं लेता है, स्टूल ऑटोमेटिकली उसका पास आउट हो जाता है। स्टूल का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रेमेडी का। कैरेक्टर कैसा होता है? लंपी वाटरी जेली लाइक स्टूल होता है। पहले बहुत ही ज़्यादा म्यूकस पास आउट होता है, उसके बाद म्यूकस के पास आउट होने के बाद ऐसा स्टूल पास आउट होता है। हीमोराइड्स होते हैं जो बाहर की तरफ निकले रहते हैं, प्रोट्रूडेड रहते हैं, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो काफ़ी सोर और टेंडर होते हैं बहुत ज़्यादा। उनका जो एनस का रीज़न होता है रेक्टम का, काफ़ी ज़्यादा बर्निंग के वजह से परेशान होते हैं, पेन होता है, वहाँ पे बहुत बर्निंग होता है। अगर फीमेल कंप्लेन की बात की जाए तो फीमेल में बियरिंग डाउन रेक्टम होता है जो कि एग्रीवेट होता है मेंसेस के टाइम पे, और जब भी पेशेंट खड़ी रहे, स्टैंडिंग एग्रीवेशन एंड मेंसेस एग्रीवेशन। फिर यूट्रस काफ़ी ज़्यादा हेवी लगता है फीमेल को, लेबर लाइक पेन होता है, वो लॉयंस रीजन में लेबर लाइक उसको पेन होता है, और वो पेन रेडिएटिंग होता है, लॉयंस रीजन से रेडिएट होके और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जाता है अप टू नीज़, और नीज़ के बाद फिर वापस रेडिएट होके लॉयंस रीजन तक आता है। इसमें भी फीमेल का जब ये कंप्लेन होता है उस समय भी अल्टरेशन का कंप्लेन देखा जाता है, जैसे लम्बैगो अल्टरनेटिंग विथ हेडेक एंड पाइल्स, ये अल्टरनेटिंग सिम्टम फीमेल में भी देखा जाता है। मोडेलिटीज़ की बात करें तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा अप्लाइंग ऑफ कोल्ड वाटर से काफ़ी एमुलरेट होता है, ठंडे जगहों पे जाना पसंद करता है। ओपन एयर में जब भी गर्म होता है पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा एग्रीवेशन होने लगता है। उसके बाद जब भी कंडीशन लाइक हेमोराइड्स या फिर ब्लीडिंग हेमोराइड्स, फिर कॉन्स्टिपेशन ऐसे होता है तो पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होता है, एग्रीवेट होता है सिम्टम। जनरली हम एक्यूट कंडीशन हो तो सल्फ़र प्रिस्क्राइब करेंगे, और क्रॉनिक हो तो एलोसोकोट्रिना देंगे। दोनों को एक साथ नहीं दे सकते, क्योंकि दोनों एक साथ देंगे तो सल्फ़र एंटीडोट कर देगा इस रेमेडी को, इसलिए कंडीशन वाइज आप इसे प्रिस्क्राइब करिए। और इसका अगर हम कौन सी पोटेंसी में दे तो लोअर पोटेंसी में जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। ये रेमेडी अप टू 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देती है ये रेमेडी। और क्रॉनिक केस में प्रिस्क्राइब करने के बाद वेट करिए, पक्का रिजल्ट देगी और लाभ देगा पेशेंट को। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको रेमेडी अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी आपके क्वेरीज़ हैं या डाउट है, जो भी सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आंसर ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला जो भी वीडियो मेरा रहेगा आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, हेल्दी रहिए।